और इस वक्त खबर आ रही है कि नेताजी की सेहत नाजुक है। अगले 24 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल है। और इसी बीच जो खबर आ रही है कि मेदांता हॉस्पिटल से अखिलेश यादव बाहर आ चुके हैं। अखिलेश यादव जो अपने परिवार के साथ पहुंचे थे वो बाहर आ चुके हैं। प्रतीक यादव भी परिवार के साथ मेदांता हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं। तो परिवार के सभी सदस्य मेदांता हॉस्पिटल में थे। प्रतीक यादव, अखिलेश यादव, अपर्णा यादव, डिंपल यादव और ये सभी बाहर आ गए। डॉक्टर ने कहा है कि हालत स्थिर है और पहले से बेटर है, घबराने की कोई बात नहीं। तो क्या पूरा परिवार निकल गया? अभी कौन-कौन है? अभी परिवार के लोग हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निकले हैं। अखिलेश जी निकल चुके हैं। हाँ। सर आपका फैमिली के मेरा नाम राकेश यादव है, मैं सपा का पूर्व अध्यक्ष नोएडा से। ठीक है अध्यक्ष जी, थैंक यू। तो सुना आपने कि जो स्थिति है, जो सेहत है वो पहले से बेहतर है, ये कहना है सपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष नोएडा के राकेश यादव, नोएडा से पूर्व अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। वो यहां पर अपनी बातों को रख रहे थे। और इसी बीच जो बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव सपरिवार हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं। प्रतीक यादव भी बाहर निकल चुके हैं। आज जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी उसके बाद ही शाम से ही परिवार के सभी लोग मेदांता अस्पताल में मौजूद थे। डॉक्टरों ने उनके सामने ब्रीफ किया और वो लगातार ही अस्पताल में थे। अब जब डॉक्टर्स ने उन्हें निगरानी में रखा है नेताजी को और अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव परिवार के साथ अस्पताल से बाहर निकल आए हैं। तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल वो आईसीयू में एडमिट है। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से 1 महीने से ही मेदांता अस्पताल में एडमिट है। आज अचानक उन्हें सांस लेने की जब दिक्कत हुई तो आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा और उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ परिवार से शिवपाल यादव भी आपको बता दें कि दिल्ली के मेदांता पहुंचे। और यही नहीं, तमाम नेता जो है मुलायम सिंह यादव की नाजुक सेहत की खबर जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं को मिली है उसके बाद से नेताओं का लगातार पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट के जरिए भी नेताजी की हालत के बारे में कहीं ना कहीं हार्ट बीट बढ़ाने वाली खबरें हैं। तो लोग घबरा गए हैं कि जैसे चैनलों पे एकदम खबर प्रसारित हुई है तो कि क्या हो गया, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेताजी का स्वास्थ्य ठीक है। अचानक आज क्या हो गया? अचानक तो थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हुआ और जो ऑक्सीजन लेवल वो थोड़ा सा डाउन हुआ था। बाकी ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है। वो रूटीन चेकअप तो नेताजी का डेली होता ही होता है। परिवार के कौन लोग आए थे? परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। परिवार के सभी लोग मौजूद हैं और मिल करके कुछ लोग निकल से हैं। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी अभी निकले हैं 10 मिनट पहले। और अभी अंदर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं जो पूर्ण रूप से देख रेख में लगे हुए हैं और परिवार के और भी लोग हैं वहाँ पर। डॉक्टर से बात हो गई, उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहिए आप, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो बाहर के जो अपमान को बंद कर दो। और अभी कहाँ है नेताजी? नेताजी अंदर आईसीयू में। कार्यकर्ताओं से क्या कुछ अपील आप लोग करना चाहेंगे? मैं कार्यकर्ताओं से सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जो अभी चैनलों पे खबर चली थी उन पे ध्यान न दें। नेताजी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। नेताजी स्वस्थ हैं लेकिन उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। थैंक यू। यहाँ पर जो है नगर अध्यक्ष नोएडा के वो बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो नेताजी की सेहत है वो पहले से बेहतर है। हालांकि ये कह रहे हैं कि जो अभी भी वो आईसीयू के अंदर ही एडमिट करवाए गए हैं, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि फैमिली के लोगों से डॉक्टर्स ने कहा है कि ज्यादा पैनिक ना हो, स्थिति जो है उनकी स्थिर है। लिहाजा अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ यहां से निकल चुके हैं। धर्मेंद्र यादव अभी भी अंदर मौजूद है, जो जानकारी इनकी ओर से दी गई। और ये कहा गया है कि बाकी फैमिली मेंबर्स, जिसमें हमने खुद भी देखा अखिलेश यादव के साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव, इसके अलावा प्रतीक यादव, इसके अलावा शिवपाल यादव के बेटे अंकुर यादव, तमाम जो फैमिली के मेंबर्स है, साथ में कुछ एमएलए की गाड़ियां थी, वो सभी गाड़ियां इसी एंट्री पॉइंट से एग्जिट से होते हुए बाहर निकली है। और अब जो मीडिया है उनको ब्रीफ किया जा रहा है नगर अध्यक्ष की ओर से और ये कहा जा रहा है कि ज्यादा पैनिक ना हो। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी ऑब्जर्वेशन में है, स्थिति स्थिर है। मुलायम सिंह यादव की ये अब तक की अपडेट है और ये कहा गया है कि ज्यादा चिंता की बात नहीं। रूटीन चेकअप के लिए नेताजी यहाँ पे आते रहे हैं। हालांकि कुछ चीजें ऐसी थी जिसके बारे में परिवार को अपडेट कर दिया गया है और फिलहाल यहाँ से अखिलेश यादव के साथ पूरा परिवार मेदांता से बाहर निकल चुका है। ठीक है,
तो पूरा परिवार मेदांता से बाहर निकल चुका है। हालांकि परिवार के कुछ सदस्य अभी भी हैं अस्पताल के अंदर और जो नेताजी के करीबी हैं वो भी अस्पताल पहुंचने शुरू हो गए थे। उनमें से कुछ अब अस्पताल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें भरोसा दिया है कि स्थिति स्थिर है और अगले 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। नेताजी को इस वक्त वेंटिलेटर पर है, डायलिसिस भी हुआ और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी अनामिका मेदांता हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बलवीर भी और धर्मवीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं धर्मवीर का। धर्मवीर बताइए, तमाम जो परिवार के लोग थे वो भी बाहर आए हैं, कुछ जो नेता वहां पर पहुंचे हुए थे वो भी बाहर आए हैं, फिलहाल क्या स्थिति मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव और जो बाकी लोग थे वो वहाँ से बाहर निकले हैं और अखिलेश यादव जब बाहर निकले थे तो उसके बाद उन्होंने अपने वहाँ कार्यकर्ताओं से एक दो मिनट के लिए वो रुके हैं, उनसे बातचीत की है और उनको कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि नेताजी की तबीयत ठीक है, आप संयम से रहें और ज़्यादा ध्यान ना दें। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव जो है वो निकल गए हैं। लेकिन जो जानकारी हमें अस्पताल सूत्रों से मिली है उसके अनुसार अगले 24 घंटे बेहद अहम है मुलायम सिंह यादव के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी। उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है, हालांकि स्थिर बताई जा रही है तबीयत उनकी, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है अगले 24 घंटे और इसीलिए परिवार को यहाँ बुलाया गया था। अस्पताल की तरफ से सारी जानकारियाँ उनके साथ साझा की गई हैं और अब अखिलेश यादव यहाँ से निकल गए हैं, बाकी लोग भी यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो माना यह जा रहा है कि शायद अखिलेश यादव सुबह एक बार फिर से वापस अस्पताल आ सकते हैं, डॉक्टरों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स ने कहा है कि 24 घंटे अहम है तो जाहिर सी बात है कि रात के जो 12 घंटे होंगे उसके बाद वो एक बार फिर डॉक्टर से आने वाले कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आने वाले कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे परिवार की, उनके चाहने वालों की, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। और दिनेश भी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, आपके पास आ रही हूँ, ये खबर वहां तक पहुंची है क्या सैफई तक कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हालत स्थिर है और ज्यादा चिंता की बात नहीं है? बिल्कुल, ये सूचना करीब 8 बजे के आसपास सैफई में पहुंची है। तो सैफई के लोगों ने राहत की सांस ली है कि नेताजी की तबीयत जितनी खराब की सूचना पहले आई थी उतनी खराब की सूचना नहीं है। डॉक्टरों ने ये बात परिवार के सदस्यों को बताई है कि नेताजी की तबीयत जरूर खराब है लेकिन बहुत अधिक चिंता की बात नहीं है। इसको लेकर के राहत की सांस ली है यहाँ के लोगों ने। मैं इस समय सैफई के विशाल हनुमान मंदिर में हूँ। यहाँ पर सैफई गांव के प्रधान रामफल वाल्मीकि नेताजी जननायक के स्वास्थ्य लाभ की कामना करने के लिए पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। चूँकि उनका कहना है कि नेताजी हनुमान भक्त हैं और श्री कृष्ण जी के भी भक्त हैं और इसलिए उनको हर हाल में अस्पताल से जीत मिलेगी और वो जीत करके वापस आएंगे। यहाँ छोटी मूर्ति जरूर दिखाई दे रही है लेकिन एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति यहाँ पर है जो जमीन से करीब 50 फुट की ऊंचाई तक बनी हुई है। तो सैफई के लोगों का ऐसा मानना है कि ये हनुमान जी हर जो समस्याएं होती हैं, जो संकट होते हैं, उससे दूर करते हैं। वाल्मीकि जी, नेताजी की तबीयत को लेकर के आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या हनुमान जी से मांगा आपने? मानवर मैं रामफल वाल्मीकि प्रधान ग्राम सैफई का हूँ और आदरणीय पूजनीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का भक्त हूँ। मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हनुमान जी के भक्त हैं, इसलिए मैं परमपिता परमेश्वर भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे महाराज महादेव, आपने हमेशा नेताजी को विजय दिलाई, कुश्ती में विजय दिलाई, राजनीति में विजय दिलाई, हर क्षेत्र में आपने उनको सहयोग किया। मेरी आपसे विनती है कि इस बीमारी में भी आप उनको स्वस्थ लाभ दिलाएं, उनकी विजय दिलाएं। इसीलिए मैं पूजा कर रहा हूं महाराज। मैं 9 दिन 9 व्रत में हूं। माता दुर्गा जी से भी मैंने प्रार्थना किया है, माँ काली से भी प्रार्थना की है जी। तो कुछ इसी तरह से पूजा अर्चना का दौर हर तरफ देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों ने तो कह दिया कि स्थिर है इस वक्त नेताजी और अगले कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो चाहने वाले हैं नेताजी के वो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना का दौर हर तरफ इस वक्त देखने को मिल रहा है। अनामिका के पास एक आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं। अनामिका, क्या इस वक्त हलचल अभी भी वहां पर बनी हुई है? सभी परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं वो तो बाहर निकल चुके मेदांता अस्पताल से, और भी कुछ लोग हैं क्या अंदर अभी?
देखिए फैमिली के मैक्सिमम मेंबर्स तो निकल चुके हैं धर्मेंद्र यादव को छोड़कर। सिर्फ धर्मेंद्र यादव इकलौते शख्स हैं जो अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी मेंबर्स निकल चुके हैं। बेशक इसकी बहुत गुंजाइश है कि अखिलेश यादव सुबह सुबह एक बार फिर से आए, क्योंकि कोई भी लखनऊ तो जा नहीं रहा है। उनके परिवार के तमाम सदस्यों में से सभी जो लोग हैं वो आज यही दिल्ली में ही रहेंगे, अलग अलग जगहों पर। सुबह सुबह जल्दी आएंगे, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे सन्नाटा पसरा आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि तमाम मीडिया कर्मी थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे इंतजार कर रहे थे नेताजी की सेहत की अपडेट को लेकर के। जैसे अखिलेश यादव बाहर निकले, उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि वो ज्यादा पैनिक ना हो, संयम रखें, नेताजी की सेहत स्थिर है। लिहाजा इसके बाद ये सुनने के बाद आश्वस्त होकर जो तो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे आपको दिख रहे थे कुछ देर पहले तक, वो यहाँ से अब जा चुके हैं। और ये देखिए, ये जो पूरी की पूरी सड़क है ये खाली हो गई है, यहाँ पे पूरा खाली हो गया है। यानी कि अब जैसी ऐसी खबर आई अंदर से पॉजिटिव कि भाई स्थिति स्थिर है, अखिलेश यादव ने खुद कहा बाहर निकल के, वैसे ही यहाँ से कार्यकर्ता भी अब अपने अपने घरों की तरफ रुख कर चुके हैं। अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ बाहर निकल चुके हैं। अंदर सिर्फ धर्मेंद्र यादव है और जो 2-4 उनके साथ समर्थक होंगे वो भी अंदर मौजूद होंगे। फिलहाल पूरा परिवार यहां से निकल चुका है इस अपील के साथ कि कार्यकर्ता संयम रखें, नेताजी की स्थिति में सुधार होगा। और इसी कामना के साथ जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। फिलहाल सुबह जो अपडेट होगी, क्योंकि ये भी कहा गया कि अगले 24 घंटे, ये देखिए जो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो यहां से देखिए अब देखिए ये कैमरे से भले बच रहे हैं, लेकिन नेताजी से मिलने के लिए आए थे और यहाँ से जा भी रहे हैं। ये एक जरूर कहा कि 24 घंटे बेहद अहम है और शायद यही सोच करके जो हेल्थ बुलेटिन है वो जारी भी नहीं किया गया, क्योंकि जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे इतने इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन वाले कि उसके पहले हेल्थ बुलेटिन जारी करना शायद जल्दबाजी हो जाएगी और इसीलिए हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया। लेकिन अगले 24 घंटे से दुआओं का दौर जो है वो नेताजी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो अगला हेल्थ बुलेटिन होगा वो 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद ही आएगा। ऐसे में अभी जो मैदानता है यहाँ पर तो तस्वीर साफ हो गई है, स्थिति क्लियर दिखाई दे रही होगी आपको। भीड़ भाड़ जो थी यहाँ पे वो खत्म हो गई है। समाजवादी पार्टी कुनबा यहाँ से मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स निकल चुके हैं। लेकिन हाँ, अगले 24 घंटे नेताजी के लिए काफी अहम है, ये बात डॉक्टरों की ओर से कही गई है। बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। धर्मवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दिनेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कानपुर में सड़क हादसे ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। हादसा इतना भयानक था कि खुद सीएम योगी मृतक के परिवार वालों को सांत्वना देने कानपुर के कोरथा गांव पहुंच गए। हर संभव मदद देने का उन्होंने ऐलान किया और साथ ही सीएम योगी ने परिवहन विभाग को भी सख्त रुख अपनाने को कहा। सीएम योगी ने सभी लोगों से अपील की है कि ट्रैक्टर ट्रॉली को सिर्फ सामान ढोने का साधन ही बनाएं। ट्रैक्टर ट्रॉली की सवारी का विश्लेषण और बहुत कुछ सवाल भी उठाएंगे हम, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। कानपुर में लापरवाही ने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 26 लोगों की जान ले ली। हादसे के बाद सीएम योगी फौरन एक्शन मोड में आए और अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर कानपुर घायलों का हाल चाल लेने कानपुर के हेरिट अस्पताल पहुंच गए। यही नहीं, सीएम योगी मृतक के परिवार वालों से मिलने उनके गांव भी पहुंचे, जहां शोक में डूबे परिवार वालों को सांत्वना दी और परिवार वालों को हर संभव मदद देने के आदेश दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों को राहत के लिए मृतक परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 2,50,000 रुपए की सहायता दी है और राज्य शासन की ओर से भी इतनी सहायता उन सभी परिवार के सदस्यों को जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है या जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होते ही ये सभी राशि संबंधित परिजनों को उपलब्ध होगी। यही नहीं, हादसे के बाद सीएम योगी ने परिवहन मंत्री को तलब किया और प्रदेश में लापरवाही करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए। आज हमने एक दिशा निर्देश भी सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को जारी किए हैं कि सड़क पर पुलिस की निगरानी बढ़ाएं, जो ओवर स्पीड में ट्रैक्टर ट्राली निकलें उनको तत्काल रोकें, उनको समझाएं और ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग हाईवेज पर यात्री वाहन के रूप में ना करें, की एडवाइस दी है। मुख्यमंत्री जी ने हम सबको सख्त निर्देश दिया है, उसका अनुपालन करने के लिए हम लोग अपना जो उनका निर्देश है उसको पालन करेंगे और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे कि ये अवैध संचालन जो जिस काम के लिए जो गाड़ियां हैं उसी के लिए उपयोग हों, इसको इतर उपयोग इसके न किया जाए, क्योंकि इससे बहुत जो है अपने जान की हानि हो रही है। कानपुर हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया है। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी है और पीएम राहत कोष से सहायता राशि का ऐलान किया है।
यही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। ट्रैक्टर के द्वारा ये पहली घटना है जिसमें एक मोहल्ला का मोहल्ला साफ हो गया है। एक परिवार से 7 लोगों की डेड बॉडी उठना, 26 लोगों को 26 है ना, 26 लोगों को एक मोहल्ले से अंतिम यात्रा में जाना हृदय को विदारक करने वाली घटना है। फिलहाल शोकाकुल परिवारों के लिए पीएम राहत कोष से सहायता राशि का ऐलान किया गया है, जिसमें मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं सीएम राहत कोष से भी इतनी ही राशि पीड़ित परिवारों को देने का ऐलान किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं हम कि ये हादसा हुआ कैसे। ट्रैक्टर ट्रॉली पर 50 लोग सवार थे। ट्रैक्टर ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। हादसे के वक्त ट्रैक्टर की स्पीड तेज थी और नशे की वजह से ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा। बैलेंस बिगड़ने से ट्रैक्टर नाले में गिर गया। अंधेरे की वजह से सभी तालाब में फंसे। ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली होने की वजह से निकल नहीं पाए। मौके पर 22 और अस्पताल में 4 की मौत हो गई। जान से खिलवाड़ क्यों हुआ? एक सवाल। 50 लोग थे, इस ट्रैक्टर पर सवार थे। माल ढुलाई की जगह पर सवारी इसमें यात्रा कर रही थी। पुलिस गश्त की टीम उस वक्त कहां थी? ये वो सवाल हैं जो उठ रहे हैं। और साथ ही साथ शराब के ठेके तक ड्राइवर कैसे पहुंचा? ट्रैफिक नियम का क्यों कोई पालन वहां पर नहीं हो रहा था? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और तमाम सवालों के बीच सीएम योगी ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है। साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस तरह की लापरवाही फिर न दोहराई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी लोगों से ट्रैक्टर की सवारी नहीं करने की अपील की है। मैंने कल भी अपील की थी और इससे पहले भी अपील की थी कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में जनहानि होती है सड़क दुर्घटनाओं के कारण और ये हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने अपील की है, आज प्रातः ही मैंने गृह विभाग, सड़क से जुड़े हुए, अपने परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को बुला करके उनको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित एक बृहद जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। स्कूल कॉलेजेस से लेकर के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता। लगातार हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऐसे हादसे हो रहे हैं और खासकर मेलों में जाना, अपने घर परिवार के कार्यक्रमों में एक जगह से दूसरी जगह जाना, धार्मिक आयोजनों में पहुंचना। ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादातर अपने ट्रैक्टर अपना साधन इस्तेमाल करते हैं और कई बार ऐसी घटना हो जाती है। बहुत जगह उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो। वहीं हम गांव के अपने लोगों को अपील करेंगे कि जब कभी आप ट्रैक्टर से चलें तो उसकी रफ्तार ज़्यादा ना हो। लेकिन जो हादसा कानपुर में हुआ है बहुत दुखद है। तो प्रधानमंत्री, चलिए बात कर लेते हैं। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 170वीं जयंती मनाई जा रही है। देश भर में बापू को याद किया जा रहा है और जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून तक बापू को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में पीएम मोदी तो लखनऊ में सीएम योगी ने बापू को नमन किया, तो वहीं देहरादून से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं राज्यपाल से लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी बापू को नमन किया। महात्मा गांधी महापुरुष महात्मा गांधी के वो वचन जिसे आपको भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। गांधी जी कहते थे,
गांधी जी ने कई बातें कही, उनमें एक बात है, डर शरीर का रोग नहीं, ये आत्मा को मारता है। ऐसे जिए कि जैसे आपको कल मरना है, सीखे ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। तूफान को मात देना है तो पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देना, बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। कानून तोड़ने पर इंसानों के लिए तो सजा का प्रावधान है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जानवरों को भी सजा हो सकती है? लेकिन ये हकीकत है कि उत्तराखंड में 9 जानवर आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर बताएंगे अब जंगल में भी जंगल राज खत्म हो चुका है। और इन जानवरों को किस सजा में जेल जाना पड़ा, ये भी दिखाएंगे। जंगल राज यानी वो जगह जहां कानून का कोई पालन न हो, और जंगल ही वो जगह होती है जहां जानवरों के लिए कोई नियम कानून नहीं होता है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि उत्तराखंड में एक जगह ऐसी भी है जहां कानून तोड़ने पर जानवरों को भी जेल जाना पड़ता है। वो जगह है चिड़ियापुर ट्रांजिट एवं पुनर्वास सेंटर। यहाँ 9 गुलदार सालों से पिंजड़े में कैद हैं। उनका जुर्म था इंसानों का कत्ल या फिर इंसानी बस्ती में घुसना। ये एक रेस्क्यू सेंटर है और मानव वन जीव संघर्ष की परिस्थितियों में अगर किसी जानवर को पकड़ा जाता है या अगर कोई जानवर किसी और तरीके से अगर फंस जाता है कहीं, तो उसको रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया जाता है। इन सजा याफ्ता गुलदार कैदियों में रूबी, रॉकी, दारा, मुन्ना, जाट, मोना, गब्बर, जोशी शामिल हैं। रूबी नाम की गुलदार पिछले 7 सालों से सजा काट रही है। इसे दिन के उजाले में कुछ घंटों के लिए खुले बाड़े में छोड़ा जाता है और पिंजड़े में कैद कर दिया जाता है। हफ्ते में एक दिन चिकन और एक दिन मटन और एक दिन मोटा मांस खाने को दिया जाता है, लेकिन मंगलवार को इन कैदियों को कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता। आइए अब जानते हैं कि ये कब और कैसे कैदी बन गए। आप जानते हैं कि जो भी वन्य प्राणी हैं जंगल में हर समय हर दिन उनको खाना नहीं मिलता है, और वैसे भी स्वास्थ्य कारणों से एक दिन का उपवास उनके लिए अच्छा माना गया है, तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा किया जाता है। बेजुबानों का पक्ष रखने और सुनने वाला कोई नहीं है। इंसान जंगल में घुसते हुए मारा गया या फिर बस्ती में आकर गुलदार ने इंसान को मारा, दोनों ही सूरत में बेजुबानों के नाम पर जुर्म कटा और आजीवन कारावास की सजा हो गई। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।